और अब बात ऑपरेशन काकोरी की। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने यह बताया कि लखनऊ से गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकवादी अलकायदा समर्थित अंसार गजावातुल हिंद संगठन से जुड़े हुए थे और ये लोग 15 अगस्त से पहले शहरों को, खासकर लखनऊ के प्रमुख स्थानों को दहलाने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने इस पूरे गिरोह के बारे में, इस पूरे अलकायदा अंसार गजवातुल सिंह संगठन के हिंद संगठन के बारे में विस्तार से बताया। इस अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। अभी आपको प्रेस रिलीज देंगे। उमर हलमंडी और ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों की सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। वही संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ कमिश्नरेट इलाके के साथ साथ हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के अनुसार यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे। इसके बाद 5 लोगों के वहां से भागने की जानकारी सामने आई। वही इसी वजह से एटीएस ने आसपास के जो जिले हैं उसमें भी अलर्ट जारी कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। इसी घर में संदिग्ध आतंकी जो सबसे पहले आप तस्वीर देख पा रहे हैं, वहां पर छुपे होने की खबर सामने आई। प्रेशर कुकर बम भी बरामद किया गया। घर के बाहर एटीएस के कमांडो जिस तरह से तैनात थे उसकी तस्वीरें, और उसके बाद कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया, उनसे सामान बरामद किया गया, उसकी भी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। पुलिस लखनऊ आकर अलकायदा के आतंकियों से अब पूछताछ करेगी। एक की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। कुछ देर के बाद 10 से 5 लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा क्षेत्र में ये वो स्थान है जहां पर एटीएस को इनपुट मिला था कि यहाँ इस घर में आतंकी छुपे हैं। लगातार एटीएस की सर्च अभियान के बाद 2 आतंकी पकड़े गए। फिर तीसरे की निशानदेही पर जिस तरीके से लखनऊ में और कई जगह छापे, चाहे मणियाओं की बात करें या फिर ठाकुरगंज की बात करें या फिर काकोरी की बात करें, उनकी निशानदेही पर लगातार सर्च अभियान चालू है। यहाँ पर जो विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है और आप देख सकते हैं ठीक गाड़ी गेट पे खड़ी की गई। जाहिर सी बात है सर्च अभियान खत्म हो चुका है, यानी कहीं न कहीं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर जो आतंकी पकड़े गए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और इनको जो पुलिस इनसे गहनता से पूछताछ करेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से अभी हाल में ही इसके पिछले 2017 में आपने देखा था कि हाजी कॉलोनी में एक आतंकी पकड़े गए थे, वहां पर सर्च अभियान चला था, काफी फायरिंग हुई थी। हालांकि इस सर्च अभियान में एक भी फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से एक आतंकवादी यहाँ पर ठहरे, उनका कनेक्शन सीधा सीधा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से था, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन इनका है। तो तमाम जो इनपुट हैं वो लगातार मिल रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इनकी निशानदेही पर सफेद पोस्ट भी थे और कहीं न कहीं जिस तरीके से आशंकाएं जताई जा रही थी, क्योंकि हाल में ही अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो ऐसे में आतंकवादी और लखनऊ में मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि पूरी जानकारी आपको थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार देंगे। पर्सन आशीष वर्मा के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अब यूपी में बच्चे 2 ही अच्छे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश में जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 का ऐलान कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी विकास की राह में बाधक हो सकती है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि समय समय पर इसे लेकर चिंता जताई गई है। वहीं पिछले 4 दशकों में इसे लेकर काफी चर्चा भी हुई है। जिन देशों राज्यों में इसे लेकर कोशिशें की गई है वहां पर इसके सकारात्मक नतीजे भी दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस खास मौके पर सीएम आवास पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया। कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई जनसंख्या नीति 2021 से लेकर 2030 को जारी कर दिया। सीएम योगी ने पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर की। वही इस नीति को लेकर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का तर्क भी सामने आया। उन्होंने सरकार की ओर से लाए जा रहे इस कानून को गैर जरूरी भी बताया। साथ ही साथ कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून किसी के हित में नहीं है। के दौर में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी बहुत गलतियां हुई है, सारी अपोजिशन ने, कांग्रेस ने, सारी पार्टियों ने। फिलहाल आपका कहना यह है कि जिनसे गलती चाहे गवर्नमेंट हो उसके लिए माफी मांगे तो ताकि ये सब कराना खत्म हो जाए। तो इसमें बजाय इसके कि इसमें ये आपस में इतना झगड़ा पैदा करने की बजाय पर जो गवर्नमेंट है जो पॉलिसी लाती है, पर जो इलाज के सिलसिले में तो हमें क्या इतराज है? वो इलाज करवाए, इसका कोई इलाज है, हो सकता है तो इलाज करवाए हमें, या वैक्सीन ऊपर टेस्टेड है तो लगवाए। अब मौजूदा गवर्नमेंट है तो उसी से कहा जाएगा, उसी की गलती उछाली जाएगी, उन्हीं की कमियों को बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर हरदोई के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने ये कहा, जहां कार्यक्रम के दौरान सीएम ने जहां विश्व जनसंख्या को लेकर चिंता जाहिर की, तो वही हरदोई के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए जरूरी है। देश के संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव है और ऐसे में जो संसाधन सरकार उपलब्ध कराती है वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाते हैं और इसीलिए देश के लिए इस कानून की आवश्यकता है और इसे कड़ाई के साथ लागू भी होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून इस देश के लिए सबसे जरूरी आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार के देश के संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि का दबाव है, ऐसे में हम जितने भी संसाधन देश की जनता के लिए तैयार करती है सरकार हमारी, वो कम पड़ जाते हैं। ऐसे में किसी भी देश के लिए, अभी हम व्यक्तिगत तौर पर ही सब लोग छोटे परिवार के हिमायती हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, ऐसे में ये देश की आवश्यकता है, इसको कड़ाई से लागू करना चाहिए। जो विकसित देश हैं, जो बड़े स्तर पर विकास कर चुके हैं, जो विकास के पायदान पर अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं, उन देशों में भी जनसंख्या नियंत्रण के नियम कड़ाई से लागू हैं। ये हमारे देश के लिए, विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा। आपका जो प्रश्न है कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों पर भी लागू होना चाहिए, निश्चित रूप से लागू होना चाहिए और लागू होगा भी। उसकी कंडीशंस होगी कब और कैसे लागू।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के मद्देनजर आज मुख्य सचिव आर.के. तिवारी और डीजीपी मुकुल गोयल वाराणसी पहुंचे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। साथ ही सर्किट हाउस में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम के कार्यक्रम, रूट, सुरक्षा और सभा के जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में तैयारियों को लेकर बैठक भी की। वहीं बाद में दोनों अधिकारियों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार के ऊपर एक के बाद एक कई हमले बोले, कई आरोप लगाए। उन्होंने बीजेपी पर अपना चुनावी संकल्प पूरा ना करने का भी आरोप लगाया। साथ साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पंचायत चुनाव में जनता के जनमत का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, इसीलिए पूरे प्रशासन को लगा करके और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को आगे कर करके जो बहुमत का था, जनमत था, उसका अपमान किया। ये जनता देख रही है और समय आने पर जनता एक बार फिर इन्हें उखाड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र कूड़ेदान में फेंक दिया और क्योंकि इस संकल्प पत्र में मुख्यमंत्री जी की तस्वीर नहीं है, इसलिए उन्होंने कूड़ेदान में फेंक दिया इसको। तो ये सवाल पहला है कि उनका सबसे पहला किसानों के लिए लिखा गया, वो हम जानना चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी कब तक होगी। 2022 के लिए लिखा है उन्होंने। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज बसपा के दो नेताओं को सपा में शामिल किया। बसपा के दो नेता आगरा से डॉक्टर धर्मपाल सिंह और कुंवर चंद को अखिलेश यादव ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता और समर्थक यहां मौजूद थे। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ लंबे समय से फरार चल रहा मुख्तार का गुर्गा शाहिद गिरफ्तार कर लिया गया। शाहिद को पुलिस ने मयूर विहार के इलाके से पकड़ा है। शाहिद एम्बुलेंस के फर्जी पते पर पंजीकरण मामले में आरोपी है। पुलिस ने शाहिद के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। इस पूरे मामले में अब कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। भगवान राम की कर्म भूमि में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर में मंथन हुआ कि समय के हिसाब से स्वयंसेवकों को भी हाईटेक होने की जरूरत है और इसीलिए जल्द ही भाजपा की तर्ज पर आरएसएस भी एक आईटी सेल तैयार करेगा। मंथन में यह तय हुआ कि संघ कार्यकर्ता नवरात्र से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे और कोरोना की तीसरी लहर से बचने और सबको बचाने का काम करेंगे। आरएसएस की 4 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक आरोग्य धाम परिसर में हुई है। बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1.5 साल से बंद शाखाएं दोबारा से शुरू की जाएगी। इस दौरान संघ प्रमुख के साथ सभी बात पर राजी हुए कि ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संघ सक्रिय किया जाए और इसको और हाईटेक बनाया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने 1 दिवसीय दौरे पर आज मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में पौधारोपण करने के साथ मुरादाबाद मंडल के लोक निर्माण विभाग के निर्माण सहित निगम सेतु निगम की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने नीतिगत फैसला लिया। देश की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर कोई बलिदान होता है तो ऐसे वीरों के नाम से उनके गांव में, उनके शहर में, उनकी याद में जय हिंद वीर पथ के नाम से बनवाने का कार्य किया जा रहा है। देश की रक्षा के लिए
और प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर देश के लिए लड़ते लड़ते किसी का बलिदान होता है और प्रदेश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए अगर हमारे कोई पुलिस के जवान और अधिकारी का बलिदान होता है तो ऐसे बलिदानी वीरों के नाम से उनके गांव, उनके मोहल्ले, जहां के वो निवासी हैं, वहां की सड़क को हम जय हिंद वीर पथ के नाम से ऐसे बलिदानी का स्मरण सदा सर्वदा बना रहे। वो बनाने का काम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। सरकार ने फैसला किया है, हमारे विभाग ने फैसला किया कि जो भी ऐसा बच्चा है जिसने उत्तर प्रदेश के टॉप 20 में 20 टॉपर में अपना स्थान लाने का काम किया, ऐसे बच्चों के घर तक की सड़क भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से बनाने का काम करते हैं। मथुरा में रालोद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारपीट हुई। दरअसल नवागत जिला अध्यक्ष के लिए स्वागत समारोह यहां पर चल रहा था और उसी दौरान रालोद के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि रामवीर भरंगर और बच्चन पहलवान के बीच मारपीट शुरू हुई। मारपीट का मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद किसी तरह से इस मामले को शांत करवाया गया। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल एक दिवसीय दौरे पर हैं और नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि और साथ ही पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होगी। बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जिले के सभी अधिकारी शामिल होंगे। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गई है। आज शाम को इस्लामिक महीने जिलहिज के चांद की तस्दीक हो गई है। 21 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। शहर के ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक अदा करने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर में ही नमाज अदा करने के लिए कहा गया था, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की उम्मीद है। जल्द ही ईदगाहों में साफ सफाई का काम भी शुरू हो जाएगा। श्रावस्ती के गांव गिलूला माजरा में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर दोनों ही पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान अधेड़ युवक की गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल ये युवक और जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बलिया में दबंगों को किसी का कोई खौफ नहीं रहा है और यही वजह है कि दबंगों के आतंक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। दरअसल गरीब असहाय परिवार का दबंगों ने लाठी डंडों से आशियाना उजाड़ दिया। पीड़ित परिवार के मना करने पर भी, रोकने पर भी दबंगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके अलावा 5 मवेशियों की भी मौत हो गई है। साथ ही दर्जनों लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें की इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलते ही तहसील प्रशासन हरकत में आया, बचाव काम में जुट गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक दिवसीय दौरे पर रविवार को दून पहुंचे और आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर और कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का जोरदार स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने सभी उत्तराखंड वासियों को नमस्कार कहकर अपनी बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आकर अच्छा लग रहा है, भगवान ने इस देश को सब कुछ दिया है। यहाँ मेहनती, अच्छे और ईमानदार लोग हैं।
लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं केजरीवाल ने कहा कि मैं बिजली के क्षेत्र में 4 बातों की गारंटी देकर यहाँ से जा रहा हूँ। उत्तराखंड में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, उत्तराखंड के किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में चुनाव जीतकर मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दोनों ही दलों को कटघरे में खड़ा किया और दोनों ही दलों को चुनावी घोषणाएं इनकी बता दिया। इनकी जो घोषणा है उसको प्रीतम सिंह का यह कहना है कि केजरीवाल जी पहली बार उत्तराखंड आए और सीधे मुफ्त बिजली देने की घोषणा कर दी। जिस दल के पास चुनाव लड़ाने के लिए लोग तक ना हो का ऐसा कहना ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी घोषणाएं सुनकर सभी जुमलेबाजी करने लगे हैं आजकल, और ये भी उनमें से ही एक है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।